हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और आज अपनी इंडक्टर सीरीज़ के जो अगला हमारा लेक्चर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने देखा था हमने इंडक्टर्स के अंदर जो है आपको टाइप्स, उसके बाद में उसकी वैल्यू इंडिकेशन, कैसे कैसे वैल्यू से हम इंडिकेट करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, और लास्ट का होता है सर्किट एनालिसिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपोनेंट की नाम, कंपोनेंट के बारे में थोड़ा बता, ये सब कॉलेज में पता लग जाता है, बट मेन जो चीज़ है वो सर्किट में यूज़ कैसे होता है और उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ज़रा ध्यान से। जैसे आपको पता है इंडक्टर भी दो ही तरीके से यूज़ हो सकता है, या तो सीरीज में होगा जिसे हम कह देंगे एल और आर, या वो पैरेलल में यूज होगा। आपका ये हो गया आर एल और ये हो गया एल आर। अगर आपको आइडिया है, कैपेसिटर के केस में भी हमने आर सी और सी आर सर्किट बनाए थे, तो उसमें से हमने एक को इंटीग्रेटेड, एक को डिफरेंशिएटर कह रहे थे। इसमें भी क्या होता है, अब ये इंडक्टर जो है किसको अपोज करता है, ये अपोज करता है चेंज इन करंट। करंट में और चेंज इन करंट में डिफरेंस है। करंट जब कांस्टेंट जा रहा होगा तो इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, बट करंट पहले से जीरो से थोड़ी ना ऊपर आ जाएगा, यानी कि करंट जब जीरो से उठेगा, शुरू होगा, इस इंस्टेंस में इंडक्टर काम करेगा। और इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ भी नहीं है उसका। और क्योंकि इसके रास में जो वोल्टेज डेवलप होती है वो बराबर होती है एल डी आई बाई डी टी। ये डी आई बाई डी टी का नाम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होता है, देखिए ध्यान से। एक जो है आपका वोल्टेज चेंज हो जैसे, तो वोल्टेज जब अप्लाई होगी तो नेचुरल करंट जाएगा उसमें से, तो यानी करंट भी चेंज होगा। और एक आपका करंट कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस देखिए ध्यान से। इस केस में बहुत शार्प राइज इन करंट है, बहुत ज़्यादा तेजी से करंट बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस केस में क्या है, इस केस में कांस्टेंट करंट है। और आपको पता है डी आई बाई डी टी अगर कांस्टेंट होगा, यानी कि मान लीजिए ये हमारा स्लोप है, 1 सेकंड में 1 एम्पियर, और अगले 1 सेकंड में दूसरे में 2 एम्पियर, 3 पे 3 एम्पियर। अगर ऐसे चलेगा तो देखिए ध्यान से करना, तो डी आई बाई डी टी चेंज जो है ना कांस्टेंट हो जाएगा 1। क्यों, चेंज इन करंट क्या होता है, इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर दो, और टाइम एक्सिस में क्या होगा, ये टाइम एक्सिस होगा, ये करंट आपका एक्सिस हो गया इस वैल्यू में से इसमें, तो 1 माइनस 0 और इधर भी 1 माइनस 0, यानी कि 1/1 हो गया। इसका मतलब 1 हो गया। अरे ये डी आई बाई डी टी 1 हो गया, तो आगे क्या गुणा हो गया एल से, इंडक्टेंस से, वो बराबर हो जाती है वोल्टेज के। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म होती है ये डिपेंड करता है आपकी वेव शेप से। अब अगर मैं इसी चीज़ को, ऐसी ही डिफरेंट वेव शेप जो मैंने कैपेसिटर के लिए बनाई थी, अगर मैं यहाँ बना दूँ, तब भी ध्यान से देखिए। एक हो सकती है हमारी अप्लाई, तो हम वोल्टेज ही करेंगे ना, तो वोल्टेज हमारी यहाँ पर इनपुट में आ गई, यहाँ पर भी आ गई, यहाँ पर भी आ गई। दूसरी क्या आ गई, आपकी स्क्वायर वेव आ गई। तीसरी क्या आ गई, आपकी रैंप आ गई, रैंप ले लेते हैं, रैंप आ गई। चौथी क्या आ गई, ये स्पाइक्स आ गई। और पांचवी क्या आ गई, स्लो राइज। सपोज करिए ये आपका 1 मिली हेनरी का इंडक्टर है और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो कैपेसिटर केस में आपको पता है टाउ क्या था, टाउ था R इंटू सी, और इस केस में टाउ क्या होता है, L अपॉन R। L अपॉन R मतलब जो इंडक्टेंस R जो है उसके हिसाब से देखेंगे आप ध्यान से। तो ये क्या है, 1 मिली हेनरी और ये 1 किलो ओम। तो ये मिली है, तो यानी नीचे आ गया, उसके अंदर और क्या हो गया, तो यानी कि ये हो गया आपका 10 के नीचे है ना, तो ऊपर चला जाएगा तो उसका गणा, तो यानी कि 1 सेकंड। इसका मतलब वही है कि जब इसकी भी वेव शेप बढ़ेगी
तो भी ऐसे लॉन है। इसका मतलब ये 1 सेकंड में आपकी 63.7% जो है इसके अक्रॉस में करंट बढ़ जाएगा इसके लिए। तो इस तरीके से देखिए, तो अलग अलग चीज़ों से हमारे पास में, तो इस पर क्या करते हैं, यही सेम वेव शेप को आप गूगल पे देखिए और इनकी वेव शेप को ड्रा करने की कोशिश करिए। यानी कि पहले केस में जो कि सर्किट ए में, फिर सर्किट बी में, इसकी वेव शेप आप ड्रा करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट में लिखिएगा और हम आपको बताएंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं पावर सप्लाई में। तो आप लोगों ने सबने सुन रखा है एलसी फिल्टर होते हैं, एलसी फिल्टर, पाई फिल्टर से कहते हैं। तो ये हमारी पावर सप्लाई बनी, 4 डार्ट लगा दिए हमने, और ये आपका हो गया इसके, और यहाँ से आगे आपकी सप्लाई है। यहाँ आपने जो है क्या किया, एक लगा दिया कैपेसिटर, एक लगा दिया एल, एक लगा दिया कैपेसिटर, और उससे आके आप लेके गए सप्लाई। तो ये साइन कैसा हुआ, पाई, पाई का साइन क्या हुआ, ये तो हो गया CLC, पाई फिल्टर। अब इस केस में हम जो है कैपेसिटर की भी जो स्पाइक्स हैं उसको भी यूज़ कर रहे हैं कि जो कैपेसिटर स्पाइक्स को रिमूव करता है, और जो क्योंकि करंट जो है वो करंट डायरेक्शन तो इसके अंदर से जाएगी ना, तो जब सडन करंट स्पाइक्स आएंगी तो उसको भी इंडक्टर रोकेगा बेसिकली। तो ध्यान से देखिए क्या करा, जैसे ही यहाँ पर जो आपकी वेव शेप आ रही है साइन की, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो तो वेव शेप आपकी ऐसे ऐसे आएगी, रेक्टिफाइड AC वेव। अब देखिए ध्यान से, अब बट इसके अंदर स्पाइक्स आ गई, मान लीजिए कहीं से स्पाइक्स आ रही है बिल्कुल, वो यहाँ पर इंडक्टिव लोड ऑन ऑफ हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर स्पाइक। तो देखिए ध्यान से, जो ये पहली स्पाइक्स होगी तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट, इससे यहाँ से ग्राउंड होने की कोशिश करेगी। पर मान लीजिए वो पूरी जो है वो नहीं हो पाई, तो क्या करेगा, वो यहाँ से आगे पास होने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई होगी इसमें से, तो इसकी रिएक्टेंस की वजह से वो यहाँ से इसको रोकेगा आगे जाने के लिए, यानी कि और दब जाएगी, और दबने के बाद में जो बची कुची होगी वो यहाँ से ग्राउंड हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ही फिल्टर्ड जो है वो आपको आउटपुट मिल जाएगी, LC फिल्टर। अब मेन काम क्या है, मेन चक्कर है ये आपका, ये जो है ये एक फ्रिक्वेंसी वाला कंपोनेंट है। तो आपको ये फ्रिक्वेंसी के हिसाब से इसको डिजाइन करना होगा और उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकालनी होगी। और तुम्हारे पास जो है जो एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल फिल्टर होता है जिसमें हम कैपेसिटर से वो यूज़ कर देते हैं, उसके मुकाबले में ये जो फिल्टर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है जी। इसी तरह से अगली एप्लीकेशन क्या हो सकती है इसकी, हम लोगों ने आपको जो है लाइन फिल्टर के अंदर जो है कैपेसिटर लिया AC के अंदर, फिर यहाँ इंडक्टेंस लिया, फिर यहाँ कैपेसिटेंस लिया, और यहाँ पर भी 2 कैपेसिटर लगाए थे हमने, और इस पॉइंट को लेके हमने ग्राउंड कर दिया, न्यूट्रल अर्थ कर दिया ग्राउंड, और ये लाइन न्यूट्रल हो गया आपका, और यहाँ से जो है आगे आपके पावर सप्लाई को चला गया। तो ये लाइन फिल्टर बन गया आपका। तो इस लाइन फिल्टर को भी देखेंगे आप, तो क्या कर रहे हैं इसमें भी देखो ध्यान से, न्यूट्रल से अंदर भी कोई स्पाइक और इधर से भी, तो यहाँ से वापस जा रहा है रास्ता, इसको रोक रहा है, फिर अगर कुछ रह गया फिर यहाँ से वापस आ गया, और भी कुछ रह गया तो इस रास्ते से वो पास हो गया। तो दिस इज़ वेरी ये जो है आपका बहुत ही अच्छा लाइन फिल्टर होते हैं। और इंडस्ट्री के अंदर स्पाइक्स नॉइसेस का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे प्रोडक्ट देखे हमने जो फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर रखा था। हम लोग अपने लेवल का ही एक लाइन फिल्टर बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं और हमारे हर प्रोडक्ट में, इसीलिए इंडस्ट्री में 100% सक्सेसफुल होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी देखिए इंडक्टेंस जो है आपका वो काम कर रहा है बेसिकली। ठीक है जी। अगला एक एप्लीकेशन और बताते हैं आपको। तो जब भी कभी आपने एंटीना का देखा है कभी, तो यहाँ हम लोगों ने NFC
उसमें क्या किया गया, एक हमने एक उसकी NXP की IC है माईफेयर की, और उस IC के चारों तरफ जो है ना ऐसे घुमा घुमा के हमने PCB के अंदर ही हमने ट्रैक बनाकर एंटीना बनाया था, जो 13.56 मेगाहर्ट्ज के कार्ड रीडर रिलायंस कंपनी के लिए हमने डेवलप किया था, रिलायंस जियो के लिए, और हमने अराउंड 75,000 पीसेस हमने बेचे हैं। इसमें भी क्या किया गया, देखो ध्यान से देखो, पीसीबी के ऊपर भी आपकी कॉयल बन सकती है, पीसीबी के ऊपर भी आपकी कॉयल बन सकती है, और इसको हमने सक्सेसफुल यूज़ किया था, और अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 mm की डिस्टेंस से ही कार्ड को रीड कर लेते थे, विच वॉज वेरी वेरी गुड रेंज। ठीक है ना, तो यहाँ से जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कॉयल, इवेंचुअली ट्रैक भी तो कॉयल ही है, बट इनका बीच का गैप, इसकी थिकनेस, ये बारी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंडक्टर्स केस में जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके चला रहे हैं, और इसके लिए जो LCR ब्रिज होता है उसको यूज़ किया था, और इम्पिडेंस मैचिंग की जाती है जब आपका PCB डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास जो है हमने और एप्लीकेशन बता दी आपको। इसके अलावा क्या है, मोटर्स वगैरह के बारे में तो आप जानते हैं सारे कि मोटर्स वगैरह यूज़ करते हैं हम, और फिर मोटर्स वगैरह में डिफरेंट टाइप की मोटर्स है, आपकी स्टेपर मोटर है, आपकी DC सर्वो मोटर है, और DC सर्वो मोटर में क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में जब हमारा चैप्टर आएगा हम उसके बारे में डिस्कस करें। एक और बड़ी एप्लीकेशन है जो हमारी यूज़ करते हैं, नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले तो यूज़ करते ही हैं, रिले। देखिए जब ये रिले, वो जो छोटी सी शुगर क्यूब रिले होती है, तो उसकी कॉयल में तो हम क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोल लेते हैं, और उसके यहाँ से एक हमने एक NPN ट्रांजिस्टर लगा लिया मान लीजिए, और यहाँ पर उसकी कॉयल लगा दी और 12 वोल्ट दे दिया, और यहाँ से हमारा माइक्रो कंट्रोल से रिले को ऑन ऑफ कर रहे हैं। अब ये जो कॉयल है, तो देखिए ध्यान से क्या होता है, जब ये ऑन कर रखा है तो यहाँ से होकर इसको करंट जा रहा है, पर जैसे हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, ये ऑफ हो जाता है, बट करंट जाना बंद नहीं होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर इस पॉइंट पे वोल्टेज ऐसे बढ़ जाती है। जब ये वोल्टेज बढ़ जाती है, इवन 12 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये वापस जाती है सर्किट में, तो जाकर सर्किट डिस्टर्ब करती है, तो बैक EMF मारती है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जब तो देखिए कॉयल छोटी है तब तो चल जाता है, पर अगर कॉयल बड़ी होगी ना, बड़ी मोटर रिले होगी आपकी जिस कॉयल ज़्यादा, तब आपको एक ये फ्री व्हीलिंग डायोड, इस नाम का क्या है, फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री और व्हील का मतलब क्या था, चक्कर। देखिए ध्यान से, होता क्या है, जब ये ऑन होगा तो 12 वोल्टेज यहाँ डायोड की इस तरफ ज़्यादा वोल्टेज इस तरफ कम है, तो अच्छी बात है, डायोड का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ओपन रहेगा और सारा करंट यहाँ से पास होगा। पर जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर ये स्विच ये कट गया, कनेक्शन कट गया, तो क्या करता है, यहाँ पर ये वोल्टेज बढ़ती है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ती है, यानी 12 से 12.7 वोल्टेज होगी, तो क्या होगा, ये रास्ता देखो बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये रास्ता बनता है, और जो करंट जा रहा था वो करंट इस डायरेक्शन में घूमता है। अब क्योंकि घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसलिए नाम व्हील बन गया, और वो फ्रीली घूम रहा है क्योंकि अब आपका कंट्रोल तो है नहीं इसमें, तो फ्री व्हीलिंग डायोड। इसका मतलब जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज करेंगे जिसकी कॉयल का जो करंट है वो 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा है, नॉर्मली 50-70 मिली एम्पियर तक तो चल जाता है, पर इससे ज़्यादा है, तो ऑलवेज पुट ए 4007 डायोड इन दिस डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम एक रजिस्टर लगाकर LED लगाकर हम इसकी LED इंडिकेशन दे देते हैं। पर ये वाला जो है, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन द, जब ये बैक EMF मारेगा। तो इस तरीके से ये बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशन है। तो क्या करें, हमेशा PCB में इस डायोड की जगह रख लें, आपको जरूरत पड़ेगी तो बाद में लगा देना, नहीं जरूरत पड़ती तो नहीं। तो अगर आपको हमारे इस टाइप का जो हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है और इस तरह से और आप वीडियो चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जिनके अभी तक नौकरी नहीं मिले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।